Welcome to my channel. For more videos, please subscribe and click the bell icon. अंजलि, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। आई गेस मैं तुम्हें जानता हूँ। ईशान ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही थी। जब मुक्ता ने उसके ऐसे शब्द सुने, वो घबरा गई, लेकिन उसने खुद का मोराल स्ट्रॉन्ग किया और इस तरह से ईशान को देखने लगी जैसे वो उसकी बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं करती थी। नहीं तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैंने तो तुम्हें आज ही पहली बार देखा है। शायद तुमने किसी और को देखा होगा। मुक्ता को लगा कि अगर वो मना कर देगी तो ईशान भी उस बात को ज्यादा नहीं छेड़ेगा, लेकिन ईशान मुक्ता की बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। आई एम श्योर अंजलि, वो लड़की तुम ही थी। अब मुक्ता की हवाइयां उड़ने लगी थी। बस इसे पता चल गया है, इसने मुझे पहचान लिया है। मुक्तांजलि, तुम्हारा अच्छा वक्त खत्म होने वाला है। अब ये खड़ूस ईशान कॉलेज में जाकर सबको बता देगा कि मैं असल में कैसी दिखती थी। जब मुक्ता अपनी ही वाइल्ड इमेजिनेशंस में खोई हुई थी, ईशान ने उसका नाम पुकारा। अंजलि, मुझे याद आ गया। आई नो, हम कहाँ मिले थे। इस पॉइंट पर मुक्ता की शक्ल रोनी सी हो गई थी। वो ज्यादा कुछ कह नहीं पाई, पर उसने ईशान से पूछा, कहाँ? ईशान अब उठकर मुक्ता के साथ बेंच पर बैठ गया और उसके सवाल का जवाब देते हुए बोला, मैंने तुमसे सेंट्रल लाइब्रेरी का एड्रेस पूछा था। याद है, उस दिन तुमने मास्क लगा रखा था, लेकिन तुम्हारी आवाज से मैं बता सकता हूँ कि वो तुम ही थी। ईशान के इन वर्ड्स ने मुक्ता के दिल पर बना हुआ प्रेशर एक पल में हल्का कर दिया। एक छुटकारे की सांस छोड़ते हुए मुक्ता ने मन ही मन में कहा, ओह गॉड, मुझे तो लगा था कि ईशान को सब पता चल गया होगा, लेकिन मैं बच गई। मुझे क्या पता था कि ये मुझे इस मेकअप में देखने के बाद भी पहचान नहीं पाएगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं एड्रेस बताने वाले दिन मास्क क्यों लगाती? ईशान की बात का जवाब देते हुए मुक्ता ने कहा, अच्छा, हो सकता है, मुझे कुछ खास याद नहीं है। मुक्ता इस तरह बात कर रही थी जैसे कि उसने उस दिन ईशान को नोटिस ही नहीं किया था। ईशान ने फिर मुक्ता से कहा, चलो, अच्छा है, डेस्टिनी, हमें आज मिलना था, इसलिए हम आज मिले, और अगर किस्मत चाहे तो फिर कभी मिलेंगे। तुम्हें देर हो रही होगी, तुम भी अब घर जाओ, मैं भी निकलता हूँ। ईशान की इस बात को सुनकर मुक्ता ने हाँ में अपना सर हिला दिया और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में अपने अपने घर के लिए निकल गए। जाते हुए मुक्ता ने शर्मा अंकल को कॉल किया। शर्मा अंकल, टूर का काम हो गया। वो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती थी। मुक्ता की इस बात को सुनकर शर्मा अंकल ने कहा, हाँ कहो अंजलि, क्या बात है? मुक्ता ने उनसे कहा, शर्मा अंकल, वो मुझे थोड़े पैसे एडवांस में चाहिए थे। आप जब भी चाहे मैं टूर गाइड का काम कर दूंगी। मुक्ता की इस बात से शर्मा अंकल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है अंजलि, मैं समझ सकता हूँ कि आजकल पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है। बताओ, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? शर्मा अंकल की कही बात को सुनकर मुक्ता के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने कहा, 20,000। शर्मा अंकल ने तुरंत ही मुक्ता की बात मान ली और उसे जाते हुए ऑफिस से पैसे कलेक्ट करने को कहा। मिहिर को कॉल किया और उससे बात करते करते मुक्ता ऑफिस की तरफ बढ़ गई। शहर के किसी दूसरे कोने में एक बड़े वॉचेस के शोरूम में प्रखर अपनी पसंदीदा और महंगी वॉचेस लेकर खड़ा था। जिस तरह वो उन वॉचेस को देख रहा था, ये बताना मुश्किल नहीं था कि उसे अपनी ब्रांडेड और कस्टमाइज्ड वॉचेस से कितना प्यार था। एक बार ये 3 डेज डिटेंशन की मुसीबत हमारे सर से निकल जाए, मैं पापा से कहकर फिर से तुम सबको वापस अपने साथ ले जाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मस्ती के चक्कर में मुझे तुम सबको मुझसे दूर भेजना होगा। प्रखर ने
अपनी वॉचेस के साथ बात करते हुए कहा। अपने सामने चल रहे इस नजारे को देखकर शोरूम के ओनर का मुंह बन गया। उसने प्रखर को एडवाइस करते हुए कहा, सर, अगर आप इन वॉचेस को बेचना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं 1 महीने तक इन्हें किसी और को सेल नहीं करूंगा। आप 1 महीने के अंदर आकर अपनी वॉचेस वापस ले जा सकते हैं। प्रखर को उस शोरूम के ओनर की ये बात सुनकर थोड़ा अच्छा लगा। उसने ओनर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, 1 मंथ के अंदर ही मैं आपको मुंह मांगी रकम देकर ये तीनों वॉचेस वापस ले जाऊंगा, लेकिन अपना प्रॉमिस मत भूलिएगा। प्लीज इन वॉचेस को किसी और को बेचना मत। प्रखर एक मोमेंट पर बहुत ही इमोशनल हो गया था। शोरूम के ओनर ने प्रखर की बात पर हामी भरी और 15,000 रुपए प्रखर के सामने रख दिए। उन पैसों को देखकर प्रखर ने मन ही मन में कहा, मेरे पास इस महीने की बची हुई जो पॉकेट मनी है उससे मैं पूरे 20,000 रुपए कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। प्रखर ने बेमन से अपनी तीनों घड़ियां उस शोरूम के ओनर को दे दी और 15,000 लेकर उस शोरूम से बाहर चला गया। ये शोरूम सिटी मॉल में था। प्रखर जैसे ही पहले फ्लोर से नीचे उतरा, वो ग्रोसरी डिपार्टमेंट में पहुंच गया। प्रखर इतना बुरा फील कर रहा था कि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस मॉल से बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि ग्रोसरी डिपार्टमेंट में काव्या बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अपनी मॉम के साथ शॉपिंग कर रही थी। प्रखर के अलावा ये कौन जान सकता था कि काव्या को उसकी मॉम के साथ शॉपिंग करना कितना इरिटेटेड फील कराता था, और वो भी ग्रोसरी। काव्या को हो क्या गया है? आज आंटी के साथ इतने मजे के साथ शॉपिंग क्यों कर रही है? पूछता हूँ। प्रखर से अब रहा नहीं जा रहा था। उसने काव्या और उसकी मॉम के पास जाते हुए कहा, हाय आंटी, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, कैसी हैं आप? प्रखर और काव्या बचपन के दोस्त थे, इसलिए काव्या की फैमिली ही नहीं, उसके रिलेटिव्स और नेबर्स भी प्रखर को जानते थे। जब काव्या की मॉम ने प्रखर को देखा, वो बहुत खुश हो गईं। उन्होंने प्रखर के गाल खींचते हुए कहा, हेलो बेटा, मैं तो बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? बहुत दिन हो गए, तुम घर नहीं आए। प्रखर ने बड़ी मुश्किल से अपने गाल उनके हाथ से छुड़ाए और बोला, हाँ आंटी, कॉलेज में ही बहुत बिजी होता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता, नेक्स्ट टाइम जरूर आ जाऊंगा। काव्या की मॉम से बात करने के बाद प्रखर ने काव्या की तरफ देखा और उससे इशारों में सवाल करने लगा। काव्या उसके इन साइंस को समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी मॉम समझ गई। उन्होंने काव्या और प्रखर से कहा, तुम दोनों बातें करो, मैं वहां से फ्रूट्स लेकर आती हूँ। अपनी बात कहने के बाद वो वहां से चली गई। काव्या की तरफ देखते हुए प्रखर ने कहा, तुम्हें फीवर हो गया है क्या? तुम्हें आंटी के साथ ग्रोसरी शॉपिंग करने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम ही तो कहती थी ना कि ये सारा टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक कॉल करके इन चीजों को होम डिलीवरी बुला सकते हैं, तो अब क्या हो गया? काव्या ने थोड़ा सोचा और प्रखर के सवाल का जवाब लॉजिकली देते हुए कहा, ये 3 दिन डिटेंशन के इंतजार का टेंशन मेरे लिए इतना आसान नहीं रहने वाला। मैंने पार्टी के दिन बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी, इसलिए मेरी सारी पॉकेट मनी खत्म हो गई। मॉम से पैसे मांगने के लिए मुझे उन्हें खुश करना होगा, वही करने के लिए आज ग्रोसरी शॉपिंग पर आ रही हूँ। काव्या ने बात बहुत ही कैजुअली कही थी, लेकिन उसका असर प्रखर पर थोड़ा अलग ही हुआ। ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से ही हो रहा है। अगर मैं उस दिन थोड़ा कंट्रोल कर लेता तो इतना बुरा रायता नहीं फैलता, और अब हर कोई अपने कंफर्ट से बाहर जाकर ये रायता साफ कर रहा है। प्रखर ने दिल ही दिल में कहा। काव्या उसके एक्सप्रेशन से इस बात का पता आसानी से लगा सकती थी कि प्रखर इस सब के लिए खुद को ब्लेम कर रहा था। काव्या ने प्रखर से कहा, गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पूरे कांड के चक्कर में मुझे पता चल रहा है कि ग्रोसरी शॉपिंग करना इतना भी बोरिंग नहीं है। जब काव्या ने
अपने आखिरी शब्द कहे, प्रखर अपने आप को हंसने से रोक ही नहीं पाया। काव्या की एक छोटी सी लाइन से प्रखर का मूड ठीक हो गया था। अगले 2-3 दिन कैसे निकल गए सबको पता ही नहीं चला। मुक्ता एक ही दिन ईशान से मिली थी, लेकिन उस दिन के बाद वो हर पल इसी डर से काम कर रही थी कि ईशान से टकरा ना जाए। प्रखर अपनी घड़ियां बेच चुका था और इस बात का ध्यान रख रहा था कि उसके पापा को उन घड़ियों के बारे में पता न चल जाए। अगली पॉकेट मनी मिलने तक वो अपनी एक भी घड़ी को देख भी नहीं सकता था। काव्या हर वो काम कर रही थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपनी मॉम को नाराज होने का एक भी मौका नहीं देना चाहती थी। मायरा ने पूरे 3 दिन अपनी मॉम को कमिटी मीटिंग में मिहिर की तरफ से बात करने के लिए कन्विंस किया था। और रही बात मिहिर की, तो उसने अपनी फेवरेट बाइक्स को रेंट पे देना शुरू कर दिया था। सब अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर मुश्किल चीजें फेस कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल था मिहिर के लिए हर रोज अपने डैड डीन रायचंद को फेस करना। इतने सारे डिफिकल्टीज का सामना करने के बाद सभी ने अपने अपने हिस्से के 20,000 अरेंज कर दिए थे। फाइनली हमारे सबके पैसे मिलकर 1 लाख रुपए हो ही गए। मिहिर, अब उस स्कल्पचर आर्टिस्ट को कॉल करो और पता करो कि क्या इतने में हमारा काम हो सकता है, मुक्ता ने कहा। मिहिर ने जब कॉल करके उस स्कल्पचर आर्टिस्ट को कॉल किया, उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट नजर आने लगी। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद मिहिर ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, वो अब कह रहा है कि उस मार्बल की कॉस्ट बढ़ गई है, तो हमें और 30,000 रुपए लग सकते हैं। इस बात को सुनकर सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। ओह शिट, अब और 30,000 कहां से लाएंगे? पहले पता होता तो हम थोड़े ज्यादा अरेंज कर लेते, काव्या ने परेशान होते हुए कहा। परेशान तो सभी थे। मायरा ने सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, 1 मिनट, मैं मॉम से पूछती हूँ, वो जरूर हमारी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाएंगी और हमें ये पैसे दे देंगी। मायरा जैसे ही उसकी मॉम को कॉल करने वाली थी, मिहिर ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, आंटी कॉलेज की ट्रस्टी है, इसका मतलब वो आज की कमिटी मीटिंग में होंगी। मैं नहीं चाहता कि वहां ये बात पहुंचे। अगर हम पैसे अरेंज नहीं कर पाए तो क्या होगा? थोड़ी डांट सुननी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा कोई पनिशमेंट मिल जाएगी। मुझे इन सब बातों से डर नहीं लगता। मिहिर की बातें सुनकर अब किसी को भी उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे वो कमिटी मीटिंग के लिए डीन ऑफिस जाने वाला था, किसी ने मिहिर का नाम पुकारा। मिहिर, मेरा कंट्रीब्यूशन अभी बाकी है। मिहिर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं, ईशान था। ईशान को देखकर मिहिर का मूड और भी ज्यादा बदतर हो गया। मुक्ता ने जब मिहिर के बदलते एक्सप्रेशंस देखे, वो मन ही मन में ईशान को कोसने लगी। ये ईशान हर बार गलत टाइम पर ही क्यों आता है? 1 मिनट, क्या उसने कंट्रीब्यूशन का कहा? अगर वो भी उसका हिस्सा दे देगा तो शायद हमारा अमाउंट ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। मिहिर ने ईशान की बात पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था। ईशान ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, उस दिन पार्टी में मैं भी था। भले ही तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैं तो वहीं था, तो फिर ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। अपनी बात कहते हुए ईशान ने एक एनवलप मिहिर के हाथ में रख दिया। ना चाहते हुए भी जब मिहिर ने वो एनवलप खोला, वो अजीब नजरों से ईशान को देखने लगा। अगर तुम कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो इसमें 30,000 क्यों है? मिहिर ने ईशान से सवाल करते हुए कहा। जब बाकी सब ने 30,000 सुना तो वो खुश हो गए, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन मिहिर का था, उसे देखकर बाकी किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ईशान ने ज्यादा सोचे बिना मिहिर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, 30,000 ही तो कंट्रीब्यूट करने थे, तो और कितने करता? ईशान ने अपनी बात इस तरह कही थी कि सभी को लगा कि उसे गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। क्या सच में ईशान 20,000 के बारे में नहीं जानता था, या फिर ये ना जानने का प्रिटेंड कर रहा है? जाने दो, जो कुछ भी हो,
एटलीस्ट हमारा अमाउंट तो पूरा हो गया। मुक्ता ने दिल ही दिल में कहा। वैसे तो मिहिर ईशान की मदद लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन इस वक्त मिहिर को उस एनवेलप की जरूरत थी। थोड़ी देर बाद पापा के ऑफिस में मेरा दिमाग खराब होने ही वाला है। मैं इस ईशान के साथ बहस करके अभी से अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। मिहिर ने अपने आप से बात करते हुए मन ही मन में कहा। मिहिर ने कुछ कहे बिना वो एनवेलप लिया और डीन ऑफिस की तरफ जाने लगा। उसे जाते हुए देखकर मुक्ता ने मिहिर को रोक लिया। मिहिर रुको, तुम अकेले नहीं जाओगे, हम सब तुम्हारे साथ आएंगे। मुक्ता ने जैसे ही अपनी आखिरी वर्ड्स कहे, प्रखर और काव्या ने भी हामी भर दी। मिहिर इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता था। उसे पता था कि कमेटी मीटिंग में उसे क्या क्या सुनने की बारी आने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, मायरा भी उन सब की बात पर हामी भरने लगी। मिहिर ने अब सोचा कि इस अमाउंट के कंट्रीब्यूशन में सभी इन्वॉल्व थे, तो सबको साथ में ही मीटिंग में जाना चाहिए। इसलिए वो सब एक साथ डीन ऑफिस की तरफ चले गए। हैरानी की बात तो ये थी कि इस बार ईशान भी उनके साथ था। जैसे ही वो सब डीन ऑफिस के अंदर गए, सबके दिल में एक तरह की नर्वसनेस थी। 8-10 कमेटी मेंबर्स और डीन रायचंद उन सब की तरफ बहुत ही कोल्ड नजरों से देख रहे थे। मायरा की मॉम मिसेस ओब्रॉय भी वहीं थी। मिहिर ने ज्यादा वक्त गवाए बिना पॉइंट पर आना सही समझा। वो डीन रायचंद के टेबल के पास गया और उसने अपनी जीन्स की जेब से एक एनवेलप निकालकर उस टेबल पर रख दिया। जिस तरह से डीन रायचंद और बाकी सब कमेटी मेंबर्स मिहिर की तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे, मिहिर ने उनके अनकहे सवालों का जवाब देते हुए कहा, मोनालिसा के स्टैचू की रिपेयर एंड रिस्टोरेशन के लिए अप्रोक्सीमेटली 1,30,000 रुपयों का खर्चा आ सकता है। हम सब ने मिलकर उतना अमाउंट इकट्ठा किया है। उम्मीद करता हूँ कि हमारा डिटेंशन सक्सेसफुल हुआ होगा। जैसे ही मिहिर ने अपनी बात खत्म की, बाकी सब भी होप के साथ डीन रायचंद की तरफ देखने लगे, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन था, उससे मिहिर और बाकी सब बहुत ही शॉक्ड थे। डीन रायचंद ने बहुत ही गुस्से के साथ कहा, डिटेंशन का मतलब ये नहीं था कि तुम मजे से छुट्टी मनाओ और आज आकर हमें पैसे पकड़ा दो। क्या तुम सबको लगता है कि RRSV कॉलेज के पास इतने पैसे भी नहीं होंगे? मैंने तुम्हें एक मौका दिया था कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जैसी चीजें समझ आए, पर वही मेरी गलती थी। अब तुम्हें 6 डेज डिटेंशन मिलेगा। क्या होगा जब मिहिर को एक और पनिशमेंट मिलेगी? अब ये 6 डेज डिटेंशन क्या होगा? क्या ईशान और अंजलि की एक बार फिर से मुलाकात हो पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी, सिर्फ पॉकेट FM पर। अब तुम्हें 6 डेज डिटेंशन मिलेगा। डीन रायचंद के कहे इन शब्दों को सुनकर मिहिर के साथ साथ पीछे खड़े बाकी सब भी दंग रह गए। काव्या ने फुसफुसाते हुए मुक्ता के कान में कहा, अब ये क्या नया प्रॉब्लम है? डिटेंशन के चक्कर में ऑलरेडी 3 दिन से मैंने सारे हाउसवाइफ वाले काम कर लिए हैं। अब पता नहीं इन 6 डेज में मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। काव्या की कही बात से प्रखर भी अग्री कर रहा था। उसने धीमी आवाज में खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, 3 दिनों के लिए मैंने अपनी 3 फेवरेट वॉचेस बेच दी हैं। अब ये डीन सर मुझसे और क्या चाहते हैं? मुक्ता को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। उसने मिहिर के लिए वरीड होते हुए मन ही मन में कहा, मिहिर पहले ही इस सब से बहुत परेशान हो गया था। हाँ, पता नहीं वो गुस्से में क्या कर बैठेगा। आई होप कि ये 6 डेज डिटेंशन जो भी हो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए।
मायरा बार बार इस बात की कोशिश कर रही थी कि वो अपनी मॉम के इस मैटर में इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन मिसेस ओबरॉय का ध्यान मायरा और बाकी सबकी तरफ बिल्कुल भी नहीं था। ये मॉम कब तक मुझे इग्नोर करने वाली हैं? अगर आज इन्होंने हम सबकी हेल्प नहीं की तो पता नहीं हमें क्या क्या टॉर्चर सहना पड़ेगा। मायरा ने अपनी मॉम की शिकायत करते हुए दिल ही दिल में कहा। जहां बाकी सब परेशान हो रहे थे, ईशान इस तरह खड़ा था जैसे कि उसने इस सब की पहले से ही उम्मीद की थी। पर मिहिर, जो कि उन सब से काफी दूर खड़ा था, उसके दिमाग में भी इस 6 डेज डिटेंशन के बारे में यही सारी बातें चल रही थी। ये 6 डेज डिटेंशन क्या है? और अगर आपको हमसे पैसे नहीं चाहिए थे तो फिर हमारी गलती ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा? मिहिर के सवाल को सुनने के बाद डीन रायचंद ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, पैसे? क्या मैंने तुमसे कभी भी कहा था कि यू नीड टू पे फॉर दैट स्टैचू? तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाला। एक तो गलती की और ऊपर से उसे छिपाने की घटिया हरकत भी की। अगर वो वॉचमैन मुझे नहीं बताता तो शायद हम सबको कभी पता ही नहीं चलता। तो तुम्हारी पहली गलती थी उस सब को छिपाना। अपनी ये बात कहने के बाद डीन रायचंद मिहिर और बाकी सबके एक्सप्रेशंस को नोटिस करने लगे। जैसे कि उनको उम्मीद थी, मिहिर को उनकी बात सुनकर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जब पीछे खड़े स्टूडेंट्स की तरफ उनकी नजर गई, वो दंग रह गए। ईशान? क्या ईशान भी उस पार्टी में था? मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि इस सब में उसका कोई हाथ नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो यहाँ एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट की तरह खड़ा है। ये लड़का मुझे हर बार प्राउड ही फील कराता है। ईशान के बारे में सोचने के बाद डीन रायचंद ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, सभी कमेटी मेंबर्स ने मिलकर तुम्हारे लिए 6 डेज डिटेंशन ये पनिशमेंट चूज की है। इस पनिशमेंट में तुम्हें 6 दिन कॉलेज के 6 जॉब्स करने होंगे, जैसे कि वॉचमैन, पियन, लाइब्रेरियन, पार्किंग मैनेजमेंट, लैब ऑपरेटर और नाइट ड्यूटी। 6 दिन ये सब जॉब्स करने के बाद तुम्हारा डिटेंशन खत्म हो जाएगा। कमिटी मेंबर्स और मैं इस बात की उम्मीद करते हैं कि इस 6 डेज डिटेंशन के बाद तुम्हें अपनी गलतियां और जिम्मेदारियां समझ आ जाएंगी। जैसे डीन रायचंद ने अपनी बात खत्म की, सभी ट्रस्टीज उनकी बात से सहमत लगने लगे। डीन रायचंद, मुझे लगता है कि आजकल की इस केयरलेस जनरेशन को डिसिप्लिन करने के लिए हमें ऐसे ही इनोवेटिव पनिशमेंट्स की जरूरत है। कमेटी मीटिंग में बैठे एक ट्रस्टी मेंबर ने कहा। मिसेस ओबरॉय भी उनकी कही बात से अग्री करती थी। उन्होंने मिहिर की तरफ देखते हुए कहा, जी, मैं भी इस आइडिया के सपोर्ट में हूँ। इन बच्चों को ना टीचर्स का डर होता है और ना ही पेरेंट्स की रिस्पेक्ट। इन्हें सही रास्ते पर लाना अब कॉलेज के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मायरा ने अपने मॉम के ये वर्ड सुने, वो इरिटेट हो गई। मैंने मॉम से बस एक ही बात कही थी कि इस मैटर को खत्म करने की कोशिश करें, लेकिन वो कभी भी मेरी बात सुनती ही नहीं है। हम मॉम को इस मीटिंग में मिहिर को ताना मारने की क्या जरूरत थी? पता नहीं अब मिहिर कैसे रिएक्ट करेगा। मायरा ने मन ही मन में कहा। मिहिर मायरा की मॉम मिसेस ओबरॉय को बचपन से जानता था। उसके लिए इस बात का अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं था कि मिसेस ओबरॉय उसे इनडायरेक्टली टॉन्ट कर रही थी। इसलिए मिहिर ने कुछ सोचा और सबसे कहा, ठीक है, ये 6 डेज डिटेंशन मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आने वाले 6 दिन जैसे बताया गया है, मैं हर काम करूंगा। मिहिर ने अपनी बात बहुत ही फर्म अंदाज में कही थी। कोई भी उसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो इस पनिशमेंट के लिए जरा भी नर्वस था। मिहिर का जवाब सुनकर डीन रायचंद और बाकी सब कमेटी मेंबर्स बहुत सैटिस्फाइड लगने लगे। जैसे ही डीन रायचंद मिहिर से कुछ कहने वाले थे, किसी और ने
इन्हें इंटरप्ट कर दिया। ये 6 डेज डिटेंशन मेरी पनिशमेंट होनी चाहिए। वो स्टैचू मेरी वजह से टूटा है, तो इस सब में मिहिर को पनिश करने की कोई जरूरत नहीं है। डीन रायचंद मीटिंग में मौजूद कमेटी मेंबर्स के साथ ही जब मिहिर ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें पता चला कि जो ये सब कह रहा था वो प्रखर था। प्रखर ने आगे आते हुए अपनी बात को एक्सप्लेन किया। जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी, तो इस सब के लिए मिहिर नहीं, मैं खुद 6 दिन 6 काम करूंगा। प्रखर ने देखा कि उसकी बात सुनकर मिहिर के चेहरे पर अननॉयड एक्सप्रेशंस थे, लेकिन अगले ही पल मिहिर के चेहरे का रंग और भी ज्यादा बिगड़ गया। मायरा ने भी इस मैटर में इन्वॉल्व होते हुए कहा, नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। डीन सर से कॉमन हॉल में पार्टी करने की परमिशन मैंने ली थी, तो पार्टी में जो भी गलत हुआ उस सब की रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। सो ये 6 डेज डिटेंशन मुझे मिलना चाहिए। मायरा ने अपनी ये बात इस तरह कही थी कि हर किसी को उसका लॉजिक सही लगा, सिवाय उसकी मॉम के। मिसेस ओबरॉय ने जब अपनी बेटी को इतनी बेवकूफी से बिहेव करते हुए देखा, गुस्से में उनकी आंखें रोल होने लगी। मुक्ता ने देखा कि अब मिहिर का गुस्सा और बढ़ रहा था। उसने कुछ सोचा और आगे आकर बोली, डीन सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हम सबको इस 6 डेज डिटेंशन की पनिशमेंट दें, क्योंकि उस दिन पार्टी में हम सब मौजूद थे और हर किसी ने अपनी अपनी ओर से कोई ना कोई गलती की है। मुक्ता की इस बात को सुनने के बाद काव्या ने भी हामी भर दी, लेकिन इससे पहले कि डीन रायचंद उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर पाते, मिहिर ने कहा, तुम सबको इस मैटर में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये 6 डेज डिटेंशन की पनिशमेंट मुझे मिली है, तो बेहतर होगा कि मैं ही सारे काम पूरे करूं। मिहिर की इस बात से मुक्ता, प्रखर और मायरा में से कोई भी अग्री नहीं करता था। वो सब कुछ कहने ही वाले थे कि ईशान ने पहली बार कुछ कहा, मैं मुक्ता की बात से अग्री करता हूँ। हम सब वहां पर थे, जबकि हम उस स्टैचू को टूटने से बचा सकते थे। हम कुछ कर नहीं पाए। हमने पार्टी को एक साथ एंजॉय किया था, तो अब हम पनिशमेंट भी एक साथ ही पूरी करेंगे। ईशान ने अपनी बात ऑफर की तरह कम और डिसीजन की तरह ज्यादा रखी थी। इस मीटिंग में मिहिर बस एक बात नहीं चाहता था, और वो ये थी कि ईशान उसकी टीम का हिस्सा बनने की कोशिश करे। वो किसी भी हालत में ईशान के डिसीजन को मानना नहीं चाहता था। हाँ मिहिर, ईशान जो कह रहा है उससे हम सब अग्री करते हैं, मायरा ने कहा। लेकिन मिहिर कहाँ मानने वाला था। उसने ईशान और बाकी सबकी बात को हवा में उड़ा दिया। मिहिर बोला, अगर मैं कह रहा हूँ कि पार्टी मैंने रखी थी इसलिए ये मेरी पनिशमेंट है, तो तुम सबको मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये सब एक दूसरे के साथ ही बहस करने में बिजी थे, मीटिंग में मौजूद बाकी सारे कमेटी मेंबर्स और डीन रायचंद इरिटेट होने लगे थे। मिसेस ओबरॉय ने मिहिर को एक बार और टॉन्ट किया। अच्छा, लगता है मिहिर को उसके खोए हुए सारे दोस्त वापस मिल रहे हैं। और यूनिटी तो देखो, क्या कोई कह पाएगा कि पहले मिहिर इनमें से कुछ लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। मिसेस ओबरॉय के वर्ड्स के साथ अब मिहिर प्रोवोक हो रहा था। डीन रायचंद ने मिहिर के गुस्से भरे एक्सप्रेशंस देख लिए थे। इस मीटिंग को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। अगर मिहिर ने गुस्से में और कुछ कह दिया तो पता नहीं ये सब ट्रस्टी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नहीं, मुझे ये डिस्कशन यहीं रोकना होगा। डीन रायचंद ने अपना मन पक्का किया और मिहिर और उसके दोस्तों की तरफ देखकर बोले, ठीक है, कोई एक पनिशमेंट कंप्लीट करेगा या फिर सब मिलकर करेंगे, ये तुम लोग डिसाइड करो। कमेटी को 6 डेज डिटेंशन की पनिशमेंट पूरी होने से मतलब है। अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। मिहिर को वैसे भी इस डीन ऑफिस में अब घुटन सी महसूस हो रही थी। मिसेस ओबरॉय की बात को सुनकर मिहिर को अजीब सा लग रहा था। मायरा
अपनी ही मॉम की ये बात सुनकर गुस्सा हो गई थी। काव्या और प्रखर ने उस बात को नोटिस ही नहीं किया था। और रही बात ईशान की, तो उसे मिसेस ओबरॉय की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मिसेस ओबरॉय की इस बात ने मुक्ता की खामोश हुई बेचैनी को जगा दिया था। क्या मिहिर और मायरा का झगड़ा इतना बड़ा है कि इसमें फैमिलीज भी इन्वॉल्व हैं? और मायरा की मॉम तो मिहिर के साथ ऐसे बात कर रही हैं कि मिहिर ने मायरा के साथ बहुत बुरा बिहेव किया हो। जब मुक्ता यही बात सोच रही थी, काव्या ने उसे बाहर चलने का इशारा किया। डीन ऑफिस से निकलने के बाद सब कैफेटेरिया में चले गए। जैसे ही सब बैठ गए, मिहिर ने एकदम से अपनी आवाज बढ़ा दी। तुम सबसे किसने कहा था मेरे मामले में आकर टांग अड़ाने के लिए? मेरी पनिशमेंट थी, मैं अकेला उसे पूरा कर सकता हूँ। इट इज फाइनल। तुम सब चुपचाप अपने क्लासेस करोगे और मैं ये 6 डेज डिटेंशन अच्छे से पूरा कर लूंगा। मिहिर ने सबको अपना डिसीजन सुनाते हुए कहा। जितना गुस्सा इस वक्त मिहिर के चेहरे पर नजर आ रहा था, उसे देखकर किसी की भी उसे अपना पॉइंट समझाने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। प्रखर अब मदद के लिए मुक्ता की तरफ देखने लगा। उसने मुक्ता के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, मिस ब्यूटी, कुछ करो यार, मिहिर को मनाओ ताकि हम भी कल से ये पनिशमेंट ले सके। जब मायरा ने देखा कि प्रखर मिहिर को मनाने के लिए मुक्ता को रिक्वेस्ट कर रहा था, तो उसका मुंह बन गया। ये सब के सब पिछले 2-3 महीनों में पागल हो गए हैं क्या? मिहिर की ना को हाँ में बदलने का काम आज तक कोई भी नहीं कर पाया। मुक्ता भी उसकी एक नॉर्मल सी गर्लफ्रेंड है, जो आज है तो कल होगी भी या नहीं, इस बात को कोई गारंटी से नहीं कह सकता। तो ये प्रखर बिना किसी वजह के इस मुक्ता को बीच में क्यों ला रहा है? मायरा ने मुक्ता और प्रखर की तरफ देखते हुए कहा। प्रखर की बात पर हामी भरते हुए मुक्ता ने कुछ सोचा और फिर मिहिर के पास जाकर बोली, मैं भी मिहिर की बात से अग्री करती हूँ। अगर मिहिर ने कहा है कि कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, तो हम सब उसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे। मुक्ता की कही ये बात सुनकर मिहिर का गुस्सा थोड़ा कम हो गया, लेकिन मायरा और ईशान अब क्यूरियस हो गए। उन्हें लगा कि मुक्ता ने अब मिहिर के आगे हार मान ली थी, लेकिन प्रखर और काव्या तो जानते थे कि आगे कुछ न कुछ कहकर मुक्ता मिहिर के फैसले को बदल ही देगी। और वैसा ही हुआ। मिहिर, कोई अब तुम्हारे काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, बट क्या हम तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं? मुक्ता ने मिहिर से सवाल करते हुए कहा। मिहिर ने जब सवालिया नजरों से मुक्ता की ओर देखा, मुक्ता अपनी बात को थोड़ा एक्सप्लेन करने लगी। उसने मिहिर का हाथ पकड़ते हुए कहा, मिहिर, वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत ना हो। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है, प्रखर को क्लासेस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारे बिना बोर हो जाऊंगी और काव्या मेरे बिना। सो क्या हम कल से तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं? ऐसी बात नहीं थी कि मिहिर को मुक्ता की इंटेंशन समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से मुक्ता ने अपनी बात कही थी, मिहिर उसे मना नहीं कर सकता था। इसलिए मिहिर ने बस हाँ में अपना सर हिलाया और मुक्ता की बात पर हामी भर दी। मिहिर की हाँ को जानने के बाद प्रखर और काव्या खुश हो गए और एक साथ ये डिस्कशन करने लगे कि कौन कौन सा काम करेगा। मुक्ता ने इशारे से मायरा और ईशान को भी डिस्कशन में शामिल होने के लिए कहा। ना चाहते हुए भी मायरा अब मुक्ता के बारे में सोच रही थी। पता नहीं क्यों, पर मुझे अब लगने लगा है कि मुक्ता मिहिर की बाकी एक्स गर्लफ्रेंड्स की तरह नहीं है। वो सब लड़कियां सिर्फ मिहिर के एंटरटेनमेंट का जरिया थी। उन सब के साथ मिहिर का टाइम पास हो जाता था, लेकिन मुक्ता वो मिहिर के हर डिसीजन को बदल देती है, या फिर यूं कहूं कि मिहिर उसे अपने हर फैसले को बदलने देता है। ये काम तो आज तक मैं भी कभी नहीं कर पाई। क्या इस बार मिहिर सच में सीरियस है? मायरा ने मुक्ता की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा। जो इस वक्त मायरा के दिमाग में चल रहा था, वो सब ईशान भी नोटिस कर रहा था। ये लड़की मिहिर का मूड ठीक कर देती है।
मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि अब मिहिर अकेला नहीं है, ईशान ने मन ही मन में कहा। कुछ देर डिस्कशन करने के बाद मिहिर ने सबसे कहा, तो कल से हम सबका 6 days डिटेंशन शुरू होने वाला है। ऑल द बेस्ट। मुक्ता की वजह से थोड़ी ही देर में मिहिर का मूड हैपनिंग हो गया था। अब बस ये देखना बाकी है कि क्या कल सुबह से जब ये 6 days डिटेंशन शुरू होगा, क्या ये मूड ऐसा ही रहेगा। अब ये 6 days डिटेंशन इन सब की लाइफ में क्या क्या ट्विस्ट्स एंड टर्न्स लेकर आएगा, जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी, सिर्फ पॉकेट FM पर।